इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या हैं आपने पहले पढ़े हुए हैं। इक्विलिब्रियम के दो बेसिक कंडीशंस होते हैं आपके पास, विच आर नेम्ड एज फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है दैट इज समेशन F इक्वल टू जीरो, यानी बॉडी पे एक्ट करने वाले तमाम के तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। जबकि इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन होती है समेशन टॉ इक्वल टू जीरो, यानी बॉडी पे एक्ट करने वाले तमाम टॉर्क्स का सम भी जीरो होना चाहिए। अब व्हाट डज इट मीन बाय कि तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए और वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए। और व्हाट डज इट मीन बाय समेशन टॉ इक्वल टू जीरो? मतलब ये कि तमाम क्लॉकवाइज टॉर्क्स का सम जीरो होना चाहिए और तमाम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स का सम भी जीरो होना चाहिए। तो यहां पे हम यूज C फॉर क्लॉकवाइज एंड AC फॉर एंटी क्लॉकवाइज। अब क्यों फोर्सेस का सम जीरो क्यों होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसके ऊपर आप एक फोर्स F अप्लाई करते हो एंड दैट फोर्स F मूव्स द बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है कि फोर्स F जो होती है वो बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करा रही होती है और टॉर्क जो होता है वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा होता है, जस्ट लाइक स्टीयरिंग ऑफ अ कार। उसके ऊपर टॉर्क लग रहा होता है जो उसे मूव कराता है ना सर्कुलर या ना एंगुलर पाथ। तो बेसिकली टॉर्क और फोर्स दोनों का काम बॉडी को मूव कराना है, लेकिन फोर्स जो है वो लीनियर पाथ पे मूव कराती है और टॉर्क जो है वो एंगुलर पाथ पे मूव कराता है। अगर मैं आपको इक्विलिब्रियम की प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी मूविंग विद सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो एट रेस्ट का तो हमें समझ में आता है कि रेस्ट पे एक बॉडी होगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगी, बट हाउ? जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तब वो कैसे इक्विलिब्रियम में आएगी? सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है यहां आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है फ्रॉम F इक्वल्स टू m इंटू जीरो, क्योंकि मैस तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर फोर्स तमाम फोर्सेस भी एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो होंगी। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट करती हुई बॉडी के लिए अल्फा जीरो होता है, तो अगर आप अल्फा की जगह जीरो पुट करते हो तो I इंटू जीरो, इधर भी टॉर्क क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है एंड हेंस द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब व्हाट इफ अगर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है? अगर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी समेशन F इक्वल टू जीरो, तो बॉडी जो है दैट विल नॉट बी एबल टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाएगी। यानी फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, इस पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस, एक फोर्स इस तरफ से इस पे एक्ट कर रही है, एक फोर्स इस तरफ से एक्ट कर रही है, एक अपवर्ड एंड एक डाउनवर्ड, और तमाम की तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो है। इसका मतलब बॉडी किसी भी पाथ में स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकती। अगर बॉडी किसी भी पाथ में स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकती, इसका मतलब बॉडी इज सेड टू बी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। या अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और तब भी फोर्सेस का सम बॉडी के ऊपर जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ओनली फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी मैंने एक बॉडी के ऊपर इस तरह से कर दिया लेकिन स्टिल द बॉडी कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। देखो तमाम फोर्सेस का सम जीरो है, बॉडी इधर नहीं जा सकती, बॉडी इधर नहीं जा सकती, ऊपर नहीं जा सकती, नीचे नहीं आ सकती, बट स्टिल कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। यानी अभी तक सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, अभी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, द बॉडी कैन नॉट ट्रांसलेट mean the body cannot move along a straight line, so body is said to be in translational equilibrium. Translational equilibrium. What if अगर सिर्फ सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है? सेकेंड कंडीशन है आपके पास समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो, यानी सिर्फ सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि अब बॉडी जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगी। बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगी तो दैट विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल
इक्विलिब्रियम। लेकिन बॉडी कैसे रोटेट नहीं कर पाएगी? अगर हम इस चीज़ को देख लें यहाँ पे, लेट्स से कि एक बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, बॉडी इज द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, मैंने यहाँ पे एक बॉल बना दिया। बॉडी ना तो इस तरफ मूव कर सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ले सकती है, ना इस तरफ मूव कर सकती है, क्लॉकवाइज टॉर्क ले सकती है। दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सॉरी, तो इस तरह से एक टॉर्क इस तरफ एक्ट कर रहा है, दूसरा उसके इस तरफ एक्ट कर रहा है। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों का सम जो है वो 0 हो जाएगा इफ दे बोथ आर इक्वल। तो बॉडी कैन नॉट रोटेट, लेकिन स्टिल बॉडी के पास क्या ऑप्शन है कि बॉडी यहां से रोटेट किए बगैर सीधा यहां से यहां स्लाइड कर सकती है। इट कैन ट्रांसलेट। तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, बट सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0। एक फोर्स यहां से लगेगी और वो बॉडी को इस तरफ ले जाएगी। सो अगर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो तो बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो तो बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंड नाउ व्हाट इफ अगर दोनों कंडीशंस किसी बॉडी के लिए सेटिस्फाई हो जाती हैं? इफ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, both conditions are satisfied, तो क्या होगा? तो ये होगा कि बॉडी पे एक्ट करने वाली तमाम के तमाम फोर्सेस का सम भी जो है वो 0 होगा, समेशन F इक्वल टू 0, और बॉडी पे एक्ट करने वाले तमाम के तमाम टॉर्क्स का सम भी 0 होगा। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद अब बॉडी जो है उसमें ना तो लीनियर एक्सेलरेशन है, क्योंकि F इक्वल्स टू ma, अगर F 0 है इसका मतलब a 0 है, m 0 नहीं है। और यहाँ से टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, अगर टॉ 0 है तो इसका मतलब अल्फा 0 है, i 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अब ना तो बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन है, ना ही बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, और इस कंडीशन को बोला जाता है नाउ द बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के केस में बॉडी कैन बी एट रेस्ट एंड एज वेल एज कैन बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर हो बॉडी रेस्ट पे तो उसको कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक मींस एट रेस्ट। और अगर बॉडी इन मोशन हो यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसको बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये दो टाइप्स हैं आपके पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम की। सो लेट्स टेक ए एमसीक्यू राइट हियर, यहां पे जितना पड़ा उसमें से एक एमसीक्यू देख लेते हैं। इफ सेकंड कंडीशन यानी इफ ओनली सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड द बॉडी विल बी, सेकंड कंडीशन का मतलब क्या है? समेशन टॉ इक्वल टू 0, और समेशन टॉ इक्वल टू 0 तो बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले बता दिया ये, सो ऑप्शन बन जाएगा आपके पास बीटा, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो वेरी सिंपल एमसीक्यू। इस तरह एक सिंपल एमसीक्यू और ले लेते हैं। इफ काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव, लुक वी हैव टेकन काउंटर क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, तो वो पूछ रहा है कि फिर एंटी क्लॉकवाइज जो होगा उसको आप क्या लोगे? तो एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव, डबल और हाफ। तो बेटे काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही चीज हैं, सो कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। काउंटर और एंटी दोनों सेम होते हैं। सो अगर काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज भी जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा।